Hello students, welcome to Arihant. Let's start today's grammar topic, syntax. Let's see what is the meaning of syntax. सबसे पहले तो हम मीनिंग समझ लें सिंटैक्स का कि किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स को सही ऑर्डर में अरेंज करने की प्रक्रिया को सिंटैक्स कहते हैं, और यही ऑर्डर अगर सही नहीं है तो इसका मीनिंग पूर्ण रूप से बदल जाता है। ठीक है, जो हमारे सिंटैक्स का मीनिंग है। सिंटैक्स बिल्कुल किसी भी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मीन वर्ब, इन सबको प्रॉपर ऑर्डर में रखने का क्रम है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मीन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इन सब के साथ हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, परंतु रूल, सारे के सारे रूल अगर सही हों ये आवश्यक नहीं है। सिंटैक्स के प्रयोग में क्या है कि कुछ रूल्स अलग से हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है, यानी सही शब्दों को सही तरह से ऑर्डर में रखना, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस और जनरल यूजेस, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके साथ हम काम करते हैं। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को समझने के लिए रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले मेरे सामने आपके लिए एक रूल है कि किसी सेंटेंस को सर्वप्रथम सब्जेक्ट, फिर वर्ब तथा ऑब्जेक्ट आते हैं। किसी भी सेंटेंस में हम लोग जानते हैं इंग्लिश के अंदर कि हमारे जितने भी सेंटेंस हैं उनके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास वर्ब आती है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो ये तीनों अपने प्रॉपर ऑर्डर में रहते हैं। अब जैसे आपका सेंटेंस दे रखा है आई टीच यू, इसके अंदर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारे प्रॉपर ऑर्डर हैं जिनको कि हमें फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट में आता है जैसे कि कॉम्प्लीमेंट आने की दशा में उसे कॉम्प्लीमेंट को वर्ब के पश्चात ही रखा जाता है। ही इज अ गुड टीचर। अब इस सेंटेंस में जो टीचर है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो आई एम गुड एट टीचिंग, इन दोनों ही सेंटेंस के अंदर गुड और कॉम्प्लीमेंट, गुड जो है कॉम्प्लीमेंट है जिसका यूज एडजेक्टिव की तरह हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्ब को सदैव उसी वर्ड, वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब के साथ रखा जाता है जिसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करना होता है। यानी एडवर्ब जो है हमारे पास, ये एडवर्ब को हमेशा उसी वर्ड यानी वर्ब और एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब के साथ रखा जाता है जिसकी क्वालिटी को हमें डिस्क्राइब करना होता है। जैसे ही टॉट वेल, ईरा इज वेरी ब्यूटीफुल, तो इसमें ये क्या है? वेरी। इन दोनों सेंटेंस के अंदर वेल और वेरी, ठीक है ना, दोनों एडवर्ब हैं, जहां पर वेल वर्ब टॉट की विशेषता बताता है, यानी कि वेल जो वर्ब है वो टॉट की, और वहीं पर जो वेरी है वो इस ब्यूटीफुल की विशेषता बताता है। नेक्स्ट, ओनली, मेयरली, नॉट एंड नेवर जैसे एडवर्ब है, ये वर्ड्स के साथ यूज करना चाहिए जिनकी विशेषता बतानी हो, अन्यथा सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। ओनली शी गेव मी अ रूपी, ठीक, एंड only she gave me a rupee, she gave only me a rupee, she gave me only a rupee, she gave me a rupee only। ठीक, इन सभी सेंटेंस में ओनली के स्थान परिवर्तन से सेंटेंस का मीनिंग चेंज है, यानी कि हर जगह पर देखो अलग अलग तरह से हमने ओनली का यूज किया है और हर जगह पर मीनिंग अंतर है। ओनली शी यानी कि केवल उसने ही मुझे 1 रुपया दिया, शी गेव ओनली मी, उसने केवल मुझे दिया, इसके अंदर उसने केवल 1 रुपया दिया और उसने मुझे केवल 1 रुपया ही दिया, यानी कि ओनली के लिए। एडजेक्टिव का यूज, एट्रीब्यूट्स यूज तथा प्रेडिकेटिव यूज 2 प्रकार से होते हैं, यानी कि एडजेक्टिव का यूज करना है और प्रेडिकेटिव यूज 2 प्रकार से। एट्रीब्यूट यूज के अंदर एडजेक्टिव अपने नाउन प्रोनाउन से पहले आता है। जब भी हम एडजेक्टिव्स, एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे ना किसी भी एडजेक्टिव में, तो उसमें नाउन प्रोनाउन से पहले आएंगे, परंतु प्रेडिकेटिव केस के अंदर उसमें यूज में एडजेक्टिव वर्ब के पश्चात आता है। वहां एट्रीब्यूट यूज में तो पहले आएगा लेकिन यहां बाद में आएगा। अ गुड बॉय नेवर टेल्स अ लाई, ठीक है ना, अ गुड बॉय यानी एक अच्छा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, तो वो अच्छा बच्चा, तो बच्चे से पहले जो हमने वर्ड यूज किया यहां पर ये गुड, ठीक है ना, ये एट्रीब्यूट यूज ऑफ एडजेक्टिव। और यहां पर यू आर जीनियस, ठीक है ना, प्रेडिकेटिव यानी बाद में। इन दोनों ही सेंटेंस में एडजेक्टिव के यूजेस को अलग अलग तरह से दर्शाया गया है। नेक्स्ट 7, वाक्य की विशेषता को प्रदर्शित करने वाले एडवर्ब को वाक्य के बिगिनिंग में रखा जाता है, यानी कि जो भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस में वाक्य की विशेषता
उसकी विशेषता को बताने वाले एडवर्ब को बिगिनिंग में रखा जाएगा, जैसे कि अनडाउटेबली। इस सेंटेंस के अंदर ये आपका क्या है, विशेषता बताने वाला, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कॉमा लगा के फिर सेंटेंस स्टार्ट होता है कि मिस्टर शर्मा इज द बेस्ट टीचर इन द स्कूल। नो डाउट, अनडाउटेबली की निसंदेह मिस्टर शर्मा इस विद्यालय के सबसे बेहतरीन टीचर हैं, और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से मेरी अंतिम बस या ट्रेन मिस हो गई, आई मिस द ट्रेन। इन दोनों ही सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वह इस सेंटेंस की विशेषता दर्शाते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के मध्य रखा जाता है। सब्जेक्ट को, ये रहा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये रही हेल्पिंग वर्ब और ये रही मेन वर्ब। यहाँ पर आपके पास ये रही हेल्पिंग वर्ब और ये रही मेन वर्ब, तो इनके बीच में रखा जाता है, ठीक है ना। इस तरह से रखकर हम लोग इनको प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं। इन सेंटेंस में डू तथा हैज हेल्पिंग वर्ब है और टीच एंड ईटन मेन वर्ब है, जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया यहाँ पर। नेक्स्ट, एक ही वर्ब यानी कि मेन वर्ब के यूज होने पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को वर्ब के पश्चात रखा जाता है। जैसे मेन वर्ब के यूज होने पर, जैसे यहाँ पे व्हाट आर यू हियर, वेयर वॉज रोहित यस्टरडे, ठीक है। अब इन दोनों ही सेंटेंस के अंदर आर तथा वॉज का यूज तो किया गया है, सब्जेक्ट यू और रोहित को वर्ब के पश्चात। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शंस क्या है, हु के यूज पर सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है। हु के यूज में सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है, क्यों? क्योंकि हु के अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब से पहले, इसलिए क्योंकि यहां पर ये रहा आपका हु और इसके अंदर हु यू, दोनों ही आपके सब्जेक्ट हैं, क्योंकि यहीं पर तो वो आंसर आएगा जिसने कि आपके लिए काम किया। ये एक्सेप्शन केस है। लेकिन यहां पर वाई आर यू हियर, आप यहां पर क्यों हैं, ठीक है ना। एंड वेयर वॉज रोहित यस्टरडे, कि रोहित कल कहां था। नेक्स्ट, एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब हमारा एक टॉपिक ये भी आता है इसी के अंदर सिंटैक्स में कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का प्रॉपर एग्रीमेंट करना है, प्रॉपर ऑर्डर में उनको जमाना है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के मतलब क्या बनता है कि सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर के अनुसार ही सेंटेंस में वर्ब का यूज किया जाएगा। यानी हमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगी। टेंस के अकॉर्डिंग हमें जेंडर, नंबर वगैरह का भी ध्यान रखना होता है। ये इस नियम का अर्थ है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को किस तरह से यूज करना है। रूल्स हैं इसके लिए हमारे पास कुछ, वो देख लीजिए। पहला रूल है, एंड से जुड़े दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स, मोहन, सोहन एंड रोहन हैव। अब जैसे ही आपने ना दो से ज्यादा कर लिए, आपको यहाँ पर फिर प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सीता, गीता, मोहन, सोहन और रोहन मिलकर प्लूरल भाव दे रहे हैं और इसीलिए हमने प्लूरल वर्ब यूज करा है। अब यहाँ पर जैसे दे रखा है और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, ठीक है ना, नीदर नॉर ईदर, और ये पेयरेबल कंजंक्शंस हैं। अब इनसे दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। उर्मिला और शर्मिला। अब उर्मिला और शर्मिला, इसके बाद शर्मिला क्या है, सिंगुलर है, हमें उससे मतलब नहीं है, हम इससे बात करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जो भी वर्ब हमारी आएगी, तो जैसे ये सिंगुलर है इसलिए हमने सिंगुलर यूज कर लिया। नीदर पेन नॉर पेंसिल इज, अब ये पेंसिल सिंगुलर थी इसलिए हमने इज का यूज कर लिया। ईदर पीटर और जॉन, अब यहाँ पर पीटर अलग, जॉन अलग, तो जॉन की बात हो रही है तो ये सिंगुलर में आ गया। इस तरह से हमने इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया। एज वेल एज से जुड़ने वाले दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। यानी एज वेल एज के अंदर जैसे यहाँ पर शीला एज वेल एज ईरा वॉज एब्सेंट, यानी एज वेल एज के अंदर यहां पर जो भी होगा, ठीक है ना, अब ये इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे, जो भी वर्ब आएगी उसको चूज करेंगे। राम एज वेल एज सीता, अब जैसे इन दोनों सेंटेंस के अंदर दोनों ही हमारे नाउन क्या है, सिंगुलर हैं, इसलिए हमने दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा रूल कहता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर प्लूरल दोनों को एज वेल एज से जोड़ने पर वर्ब का यूज सेंटेंस के फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ठीक है। जैसे ही एज वेल एज आई इज विक्टिम, यानी जब सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ने पर वर्ब
यानी दो सिंगुलर सब्जेक्ट अलग अलग जुड़ते हैं ना, तो बाद वाले के अनुसार, यानी कि हम बाद वाला हो या पहले वाला, दोनों ही सिंगुलर हैं तो हमने सिंगुलर यूज करना ही था। लेकिन यहां पर क्या है कि जब एज वेल एज का यूज इस तरह से होता है जब दोनों ही अलग अलग होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले वाले के हिसाब से, यानी कि जो सब्जेक्ट है आपका उसके हिसाब से आपकी वर्ब यूज की जाएगी। ही के हिसाब से इज यूज किया जाएगा, आई के हिसाब से एम नहीं, यू के हिसाब से आर यूज किया जाएगा, ही के हिसाब से हिज इज नहीं, आई के हिसाब से एम यूज किया जाएगा, यू के हिसाब से आर नहीं। तो ऐसे सेंटेंस में जहां पर कि दो सब्जेक्ट, दो नाउन या दो प्रोनाउन दोनों ही अलग अलग हैं, यहां पर दोनों सिंगुलर थे, ठीक है ना, लेकिन यहां पर दोनों अलग अलग है, कोई सा भी नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, कोई सा भी प्लूरल भी हो सकता है, तो उस केस में हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि पहले के अकॉर्डिंग हम लोग अपने वर्ब को चूज करते हैं। नेक्स्ट, इन सेंटेंस के साथ ये हो गया, ये मैंने आपको बता ही दिया। ईदर, नीदर, मैनी, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अब ये हमारे कंजंक्शंस हैं, जैसे कि ईदर, नीदर, ईदर, नीदर, मैनी, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, ठीक है। इन सब के साथ हम लोग क्या सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ईदर ऑफ यू, ईदर ऑफ यू इज, ईच ऑफ दीज कंप्यूटर्स हैज, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर्स, इसीलिए हम यहाँ पर सिंगुलर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक वचन की बात कर रहे हैं। नोबडी हैज, सिंगुलर। उपरोक्त सेंटेंस में रूल के अनुसार सिंगल वर्ब का यूज किया गया है। 6 नंबर पे, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं लेकिन एक्चुअली में वो एक सिंगुलर की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं, क्योंकि इनका मीनिंग सिंगुलर में आता है। जैसे न्यूज, अब इसके लास्ट में एस लग रहा है तो लोग सोचते हैं प्लूरल है, इसमें एस है, इसमें एस है, इसमें एस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे क्या है, सिंगुलर में ही स्टैंड बाय करते हैं। जैसे यहाँ पर द न्यूज, तो ये सब हमारे पास सिंगुलर में ही चलेंगे। फिजिक्स इज, मी, इनिंग्स इज, और द न्यूज ऑफ, द न्यूज इज, तो ये इस तरह से रहेगा। कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर होते हैं परंतु उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, जैसे इनका मीनिंग प्लूरल होता है। अब जैसे ट्राउजर्स, ठीक है, जीन्स, सीजर्स एंड ग्लासेस, ये अपने आप में होते ही प्लूरल के रूप में यूज है, ठीक है ना, तो इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। वेयर आर माई ट्राउजर्स, ट्राउजर तो बोला नहीं जाएगा, ठीक है ना, ट्राउजर्स ही बोला जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। ग्लासेस, हमारा चश्मा, उसके लिए भी बोला जाएगा। सीजर्स, तो सीजर्स के लिए भी आर, यानी कि प्लूरल फॉर्म ही यूज होगी। कुछ वर्ड्स का यूज सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों अवस्थाओं में समान रूप से किया जाता है, जैसे पेन्स, मीन्स, तो पेन, दर्द, मीन्स, मॉब, नन आदि। द मॉब यानी कि भीड़, द मॉब हैज गैदर्ड क्विकली, तो ग्रुप, एक भीड़ के रूप में, ग्रुप के रूप में, एक यूनिट के रूप में माना गया, इसीलिए यहां पर एक वचन यानी कि सिंगुलर का यूज किया। द मॉब वर स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस। अब ये चीज हमें पता चली स्कैटर्ड से, स्कैटर्ड मतलब बिखरना, जब अलग अलग हो गए तो वो सब अलग अलग बन गए, यानी कि प्लूरल फॉर्म में आ गए। उसी अवस्था में हमने यहाँ पर मॉब का यूज किया, किसमें, वर, यानी कि प्लूरल फॉर्म में। हियर मॉब्स रेफरेंस इज टू द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। नन ऑफ हिज बुक्स आर बेस्ट सेलर्स, नन ऑफ हिज बुक्स आर बेस्ट सेलर, प्लूरल फॉर्म में। वॉज देयर एनी बुक फॉर मी, वॉज देयर एनी बुक फॉर मी, देयर वॉज नन फॉर यू, ठीक है ना, ये सिंगुलर फॉर्म हो गई। हिज मीन्स आर स्मॉल, ये मीन्स वाला जो हमने यहां यूज किया, His means are small but his heart is big, ये प्लूरल फॉर्म है। A new means of transport has, अब इसके साथ हमने आर्टिकल जोड़ते हुए इसको सिंगुलर यूनिट में यूज किया, इसीलिए इसके साथ हमने सिंगुलर का यूज किया। इन सेंटेंस में मॉब, नन तथा मीन्स का यूज सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों तरह से किया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन योर यूजेस, ओके। जब एंड से जुड़ने वाले नाउन्स एक ही पर्सन या थिंग के भाव को प्रकट करें, यानी जब नाउन से आप जिनको जोड़ रहे हो उनमें जो पर्सन या चीजें हैं उनके भाव को प्रकट करे तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ब्रेड एंड बटर, अब ये एक ही यूनिट का बोध कराते हैं हमेशा। द चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज, ठीक है ना,
तो ऐसे में इनके साथ हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर। अब इन दोनों ही सेंटेंस में ब्रेड एंड बटर, चेयरमैन एंड डायरेक्टर सिंगुलर सब्जेक्ट को दर्शाते हैं, इसीलिए इनके साथ सिंगुलर। लेकिन जब किसी क्लॉज के अंदर एंटीसीडेंट को, जब उसके किसी भी क्लॉज में एंटीसीडेंट यानी कि उसके पहले से जो आने वाले शब्द हैं उसके फॉलोइंग क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन से प्रकट किया जाता है, तो उसे एंटीसीडेंट के अनुसार ही यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स हु आर पास्ड विल बी अवॉर्डेड स्टूडेंट हु इज पास्ड। अब यहां पर ये जो स्टूडेंट दे रखा है और यहां पर जो स्टूडेंट दे रखा है उसके अनुसार आपने यहां पर अपनी वर्ब चूज करी है। यहां पर स्टूडेंट्स तो हु आर पास्ड, यहां पर स्टूडेंट देन हु इज पास्ड। ठीक है ना, आगे तो कोई चेंजेस हो ही नहीं सकता, वो जो परिवर्तन थे वो वहीं पर थे। तो इस तरह से सेंटेंस में हु का एंटीसीडेंट स्टूडेंट प्लूरल है और दूसरे वाले के अंदर सिंगुलर है, इसलिए प्लूरल की जगह पर हमने प्लूरल फॉर्म यूज करी है और सिंगुलर की जगह पर हमने सिंगुलर फॉर्म यूज करी है। यदि किसी प्लूरल नाउन के द्वारा किसी क्वालिटी, क्वांटिटी या अमाउंट, यानी अगर कोई प्लूरल नाउन आपके सामने है और उसके अंदर किसी क्वांटिटी का जिक्र किया गया है या किसी अमाउंट का और उसको पूर्ण रूप से दर्शाया गया है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अब जितनी भी हमारी केजी वेजी में बात करते हैं ना, जैसे ये 20 किलोमीटर्स, अब 20 किलोमीटर्स जो है वो एस लगाने पर लगता तो है हमको कि प्लूरल बन जाएगा, लेकिन वो प्लूरल होता नहीं है बल्कि वो सिंगुलर यानी कि एक वचन में ही काउंट होता है, इसीलिए हम उसके साथ सिंगुलर यूज करते हैं, यानी कि डिस्टेंस वगैरह को बताने के लिए। नाउ अडेज 50 पैसे, जो हमारी करेंसी साइज है यानी कि जो हमारी अमाउंट्स हैं उसको भी हम लोग किस में बताते हैं, सिंगुलर में, तो यहाँ पर हमने इज यूज किया। तो 20 किलोमीटर 50 पैसे ये सब हमारे लिए सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज किए जाएंगे और इसीलिए इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। किसी बुक या कंट्री का नाम प्लूरल लगता है लेकिन वो होते सिंगुलर में ही है। यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स है तो एक ही, इसलिए सिंगुलर आएगा। गुलिवर ट्रेवल्स, ट्रेवल्स लगा हुआ है, लगता है प्लूरल है लेकिन आएगा सिंगुलर। तो बुक्स के नेम वॉर एंड पीस है ना, मूवीज नेम 3 इडियट्स, तो ये सब है सिंगुलर में ही, लगती है आपको प्लूरल है, इडियट्स बोल रहा है ना, तो इडियट्स बोला है आप, तो वहां पे एस के हिसाब से आप सोचोगे कि सर ये तो प्लूरल बनना चाहिए, बट नो, दिस वन स्टैंड्स फॉर सिंगुलर। ओके, तो सेंटेंस में द यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री का नाम है इसीलिए गुलिवर ट्रेवल्स बुक का नाम है, दोनों ही सिंगुलर में यूज होंगे। द सीक्वेंस ऑफ टेंस, अब हमें सीक्वेंस ऑफ टेंस भी संभालनी होती है, सेंटेंस को जब प्रॉपर ऑर्डर में रखना होता है। तो किसी टेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब तथा टेंस के मेन क्लॉज की वर्ब के अनुसार चेंजेस होते हैं। तो किसी भी टेंस के अंदर किसी भी सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब और टेंस के मेन क्लॉज की वर्ब के अनुसार हम लोग चेंजेस करते हैं, ठीक है ना, उसके अनुसार चेंज होते हैं। जैसे इस रूल को आप ध्यान से पढ़ें सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को समझने के लिए। यदि प्रिंसिपल क्लॉज जो मेन क्लॉज है उसकी वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है तथा यह एक्सप्रेस किए जाने वाले सेंस पर निर्भर करता है। ठीक है, ही शी सेज दैट शी इज वेल, she says that she was well, she says that she will be well, or she will say that she is well, and she will say that she was well। ठीक है, ये डिपेंड करता है किस पर, आपके उस सेंस पर। ये सेंटेंस हमारा she says, ये says, ये says और ये will say और ये will say। ठीक, अब यहां पर जब सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में हो या फ्यूचर में हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर जो सेंटेंस आ रहा है, जैसे ये वाला आ रहा है, ये इज के साथ, ये वॉस के साथ, ठीक है ना, ये इज के साथ और ये वॉस के साथ, तो इन टेंस के कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, यानी कि आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेस किए जाने वाले सेंस पर निर्भर करता है। शी सेज दैट शी इज वेल, ठीक है ना, कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल, वर्तमान समय में, वॉज पहले की बात कर दी, तो इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। She will say that she will be well, इन सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज को सभी टेंसेस में दर्शाया गया है। अब यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस भी पास्ट टेंस में होगा। प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में जैसे ये, और ये चीजें आप है ना ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं कहां पर, जहां आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करते थे वहां पर। ही सेड दैट ही वुड, ये कंजंक्शन यूज करते हुए he would be at the venue by 5 o'clock. Dilip told me that he had been ill. यानी जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है
ठीक है ना। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का टेंस भी पास्ट टेंस में ही रहेगा, तो हमने विल का वुड करा है और यहाँ पे दैट ही हैड बीन इल करा है। आई न्यू दैट दे वुड बी, तो यहाँ पर हमने वुड करा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, और यहाँ पर नोटिस्ड के साथ यहाँ पर हैड स्टॉप्ड का यूज किया है। ठीक है। जब किसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को कंजंक्शन ऑफ पर्पस दैट से इंट्रोड्यूस किया जाता है तो निम्न परिवर्तन होते हैं। मेन क्लॉज के प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होने पर सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का यूज करते हैं, जबकि मेन क्लॉज के पास्ट टेंस में होने पर माइट का यूज किया जाता है। He studies that he may pass and he will study that he may pass and he studied that he might pass। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है उसके अंदर कंजंक्शन ऑफ पर्पस अगर मिलता है जैसे कि दैट, तो इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें चेंजेस हमारे क्या होंगे, कुछ थोड़े से अलग होंगे। वो कैसे कि मेन क्लॉज के प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होने पर, मेन क्लॉज अगर आपका मान लीजिए प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो मेन, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का यूज करते हैं, जबकि मेन क्लॉज के पास्ट टेंस में होने पर मे को माइट में चेंज कर देते हैं। ही स्टडीज प्रेजेंट है तो ही मे पास, हमने मे रखा। ही विल स्टडी फ्यूचर है, दैट्स वाई ही मे पास, हमने वही रखा। जैसे ही हम लोग यहाँ पर पास्ट में गए दैट ही माइट पास, तो हमने यहाँ पर भी पास्ट कर दिया। यही चीज यहाँ पर बताई गई है। प्रिंसिपल क्लॉज के फ्यूचर टेंस में होने पर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में व्हेन, अनटिल, बिफोर, आफ्टर आदि के शुरुआत होने पर फ्यूचर टेंस का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। जैसे मदर विल कॉल यू व्हेन डिनर इज रेडी। तो प्रिंसिपल क्लॉज के फ्यूचर में होने पर, जैसे ये वाला हिस्सा आपका फ्यूचर में है, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा फ्यूचर में आपका। अब जब ये हिस्सा फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में अगर व्हेन, अनटिल, टिल, बिफोर ये सब वर्ड हैं ये, तो इनके शुरू होने पर फ्यूचर टेंस का यूज नहीं किया जाता है आगे। तो मदर विल कॉल यू, ठीक है ना, व्हेन, अब व्हेन आ गया तो आगे डिनर इज रेडी। ये नहीं हो जाएगा कि मदर विल कॉल यू व्हेन डिनर विल बी रेडी, माँ आपको बुला लेगी जब डिनर तैयार हो जाएगा, नहीं, वो आगे नहीं बोला जाएगा। मदर विल कॉल यू व्हेन डिनर विल बी रेडी, ये रहे सेंटेंस, ठीक है ना। और आई शैल वेट अंटिल माई फादर रिटर्न्स, नॉट आई शैल वेट अंटिल माई फादर विल रिटर्न, तो ये रहेगा ऊपर वाला सेंटेंस। व्हेन के यूज के कारण सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, जबकि मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में है, इसलिए। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, रूल नंबर 5, एक्सप्रेशन जैसे कि एज इफ, इफ, ओनली, इट इज टाइम, ये जो थे, आई विश आई वॉज अ बिट मस्कुलर, इट इज टाइम वी स्टार्टेड स्टडिंग, शी टॉक्स एज इफ शी न्यू एवरीथिंग। इन तीनों ही सेंटेंस के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आई विश कोई इच्छा, कोई चाहत, तो वो हमेशा किसमें, पास्ट में, जैसे इसमें लिख रखा है कि ये सब सामान्यतः पास्ट टेंस का इसमें यूज किया जाता है कि आई वॉज अ बिट मस्कुलर, काश मैं इतना बड़ा पहलवान टाइप का होता। इट इज टाइम वी स्टार्टेड स्टडिंग, अब समय हो गया है हमारी पढ़ाई शुरू करने का। शी टॉक्स एज इफ शी न्यू एवरीथिंग, तो इन तीनों ही के साथ एज इफ ओनली और इट इज टाइम, इनके साथ हमारे रूल्स में ये बताया गया है कि इन सब के साथ आपको क्या करना है, पास्ट टेंस का यूज करना है, यानी कि पास्ट सिंपल फॉर्म का यूज किया जाता है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ वर्ड्स। पोजीशन ऑफ वर्ड्स का क्या है कि किसी सेंटेंस में वर्ड्स को उचित पोजीशन या ऑर्डर में रखने के लिए रूल्स को समझना जरूरी है। पहला रूल क्या है, यदि वर्ब बी का कॉम्प्लीमेंट पर्सनल प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव केस में यूज किया जाता है। जैसे इट इज के बाद दे रखा है ही, देन ही इज अंडरलाइन हियर, ओके। अब इट इज ही हु इज अवॉर्डेड, तो इस सेंटेंस के अंदर ही को सब्जेक्टिव केस में यूज किया गया है, क्योंकि इस ही को इस हु के द्वारा बताया गया है कि हु इज अवॉर्डेड, यानी कि इट इज ही, तो वो ही के लिए यहां पर ही, तो ये सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस बना। गॉट इट। नेक्स्ट, यदि पर्सनल प्रोनाउन को किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, यानी कि किसी भी पर्सनल प्रोनाउन को किसी भी प्रीपोजिशन के, है ना, वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, तो वह ऑब्जेक्टिव केस में
यूज होगा। कहां पर यूज होगा? वो ऑब्जेक्टिव केस में। अभी पहले वाला हमने कहा यूज किया? सब्जेक्टिव केस में। फॉर एग्जाम्पल, देयर कैन बी नो रिलेशन बिटवीन यू एंड हर। अब ये वाला हिस्सा जो यू एंड हर, देयर मस्ट नॉट बी अ फाइट बिटवीन अस, और यहां पर ये अस। इन सेंटेंस में यू, हर एंड अस, इन तीनों को हम लोग सब्जेक्टिव की बजाय अब ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या बने? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, देयर कैन बी नो रिलेशन बिटवीन यू एंड मी, यू एंड हर, जो भी यहां पर आता वो आपका ऑब्जेक्टिव बना। और देयर मस्ट नॉट बी फाइट बिटवीन अस, तो बिटवीन के बाद जो भी आता वो ये बना। ये हमारी बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है। तो राइटर ये कहना चाहता है कि प्रीपोजिशन, यानी कि हम लोग यही बात कर रहे हैं रूल्स के अनुसार कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस बनता है। नेक्स्ट है कि जब देन या एज, यानी कि दोनों के दोनों हमारे कंपैरिजन में, तो कंजंक्शन की तरह इनको यूज करते हैं, तो ये सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है तथा वर्ब हिडन होती है। जब देन और एज का यूज कंजंक्शन की तरह होता है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ये ध्यान देने वाली बात है। यानी सब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है और वर्ब हिडन रहती है, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। यू आर बेटर देन आई, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो वर्ब दे रखी है ना, ये हिडन है, ये यहां पर लिख के नहीं बताई जाती, ठीक है ना। यू आर बेटर देन आई, तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं आता कंजंक्शन के रूप में जब इसको यूज कर रहे हैं इस तरह से कंपैरिजन बताते हुए। ही इज एज गुड एज शी, ठीक है। अब शी तक बता दिया, शी के बाद इज बताने की जरूरत नहीं है, ये हिडन है, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, ये ऑब्वियस अंडरस्टूड बात है। राहुल इज एज ऑनेस्ट एज मुकुल, अब मुकुल के साथ उसकी हेल्पिंग को बताने की जरूरत नहीं है, ये भी ऑब्वियस और अंडरस्टूड है। इन सेंटेंस में देन तथा एज कंजंक्शन है तथा ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस यूज किया गया है। नेक्स्ट रूल नंबर 4 है, वन का यूज सब्जेक्टिव केस में होने पर पॉसेसिव केस के रूप में हिज के बजाय वंस का यूज किया जाता है, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर। यानी वन का यूज सब्जेक्टिव केस में होता है अगर, ठीक है, तो वहां पर सब्जेक्टिव केस के रूप में हिज की बजाय वहां पर वंस का यूज करके उसको बताया जाएगा। जैसे वन शुड कंप्लीट वंस, तो हमारा रूल ये कह रहा है कि यहां पर आप हिज या हर या इस तरह की चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे, उस वन के अकॉर्डिंग ही वंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 5 की ईच अदर, दो पर्सन्स के लिए तथा वन अनदर दो से अधिक पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है। ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से अधिक के लिए। तो ऐसी कंडीशन में देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, राम एंड श्याम लाइक ईच अदर, राम और श्याम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फैमिली मेंबर्स, अब दो से अधिक की बात होगी, शुड हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की उनको मदद करनी चाहिए। ये किस में चला गया? आपके वन अनदर, यानी कि मोर देन 2 मेंबर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, दो नाउन्स के कंपैरिजन के समय कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज किया जाता है तथा देन का यूज किया जाता है। दो नाउन्स में कंपैरिजन के समय, यानी कि जब उनके बीच में कंपैरिजन करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। तो कंपैरेटिव डिग्री यानी कंपैरिजन किया जाएगा तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा, और उसमें कंपैरिजन बताने के लिए हमेशा देन का यूज करते हैं जब आगे किसी डिग्री को बताया जाता है। तो कृष्णा इज क्लेवर देन मोहन, कृष्णा इज क्लेवर, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, देन के साथ कंपैरिजन बताते हुए, और ये सेकंड सब्जेक्ट। यहां देन का यूज कंपैरिजन को दर्शाता है। दो या दो से अधिक नाउन्स की तुलना करने पर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज किया जाता है तथा इससे पहले द का यूज होता है। दो या दो से अधिक दो से अधिक नाउन्स की तुलना करने पर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज, सोनम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब जितनी भी लड़कियां हैं क्लास के अंदर, उन सब के अंदर आपने सोनम का कंपैरिजन रखा वन ऑफ द बेस्ट के रूप में, यानी कि वो सबसे बेस्ट है। तो वो सीरीज बनी हमारी मोस्ट ब्यूटीफुल, ये आपका एडजेक्टिव हो गया सुपरलेटिव डिग्री का, उसके साथ द लगेगा तब जाके वो बनेगा सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, तो द लगा दिया। इसी तरह से नरेंद्र वॉज द वाइजेस्ट सेंट ऑन द अर्थ,
ठीक है, यानी कि वही द मोस्ट और द वाइजेस्ट का यूज। ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज एक परिवार से अलग अन्य पर्सन्स के लिए होता है, जबकि एल्डर और एल्डेस्ट का यूज एक ही परिवार के पर्सन के लिए होता है। दोनों में डिफरेंस है, मीनिंग्स लगभग सेम निकल रहे हैं आपके सामने, मीनिंग्स में अंतर नहीं आ रहा, मीनिंग्स लगभग सेम निकल रहे हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, यूजेस में डिफरेंस है। कैसे? ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज एक परिवार से अलग अन्य पर्सन के लिए होता है और एल्डर का परिवार के सदस्यों के लिए। जैसे माई एल्डर अंकल या एल्डेस्ट अंकल हैज गिफ्टेड मी अ पेन और माई सिस्टर इज एल्डर देन मी। ठीक है ना, मेरी बहन मेरे से बड़ी है, तो वो बहन यानी कि परिवार की बात हो गई। माई एल्डेस्ट अंकल, ठीक है ना, अंकल को बताने के लिए यहाँ पर एल्डेस्ट यूज कर लिया। अब दूसरी तरफ से दिस बिल्डिंग इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग। अब घर के बाहर हम अन्य वस्तुओं की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, दिस बिल्डिंग इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग एंड माई हाउस इज ओल्डर देन योर्स। मीनिंग वही है लेकिन यूजेस डिफर है। कुछ वर्ड्स के साथ कंपैरेटिव डिग्री में देन के स्थान पर आप टू का यूज होता है, जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर। ये ध्यान देने वाली लाइन है कि ये जो कुछ वर्ड्स है हमारे पास, इन वर्ड्स के साथ देन की बजाय हम लोग टू का यूज करते हैं कंपैरिजन बताने के लिए। शी इज सीनियर टू मी, योर स्टेटस इज इंफीरियर टू माइन। ये आपने यहाँ पे टू का यूज करके बताया, रेदर देन देन की बजाय आप यहाँ पर टू का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि नो सूनर के पश्चात पास्ट फॉर्म हैड या डिड का यूज किया जाता है और ये देन के द्वारा फॉलो होती है। आगे चल के सेकेंड पार्ट के अंदर देन का यूज करते हैं। नो सूनर did she come at the office than the director called her in his class, in his room, or no sooner had he reached there than his father asked him about his job। इन दोनों ही सेंटेंस में एक जगह पर नो सूनर के बाद डिड का यूज है और एक जगह पर नो सूनर के बाद हैड का यूज है, ठीक है ना। और दोनों ही के अंदर जब सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर हम लोग देन कंपैरिजन का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, स्केर्सली और हार्डली, जैसे एडवर्ब्स के साथ देन के स्थान पर व्हेन का यूज किया जाता है इन दोनों के केस में। हार्डली और स्केर्सली तो दोनों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि हार्डली भी लिख सकते हैं और हम स्केर्सली भी यूज कर सकते हैं, और दोनों ही सेंटेंस के दोनों ही शब्दों के यूज पर मेकिंग हमारी फॉर्मेशन यही रहने वाली है कि हार्डली हैड आई कम टू द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड, और जैसे ही यहां पर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर व्हेन का यूज जो अभी हमने पहले देन में किया था। तो व्हेन इट स्टार्टेड अ हैवी डाउनपोर, इस सेंटेंस में हार्डली के साथ व्हेन का यूज। अनलेस और अनटिल के साथ, अनलेस और अनटिल के केस में नॉट या अन्य नेगेटिव वर्ड्स का यूज गलत होता है। क्यों? क्योंकि ये भी इसी तरह की हमें इंडिकेशन देते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स स्वयं नेगेटिव का मीनिंग क्लियर करते हैं। जैसे ही विल नॉट मूव अनलेस यू गिव हिम अ चॉकलेट। अब अगर आप यहां बोलते कि अनलेस यू डू नॉट गिव हिम अ चॉकलेट, तो ये सेंटेंस गलत होता। अनलेस ऑलरेडी इंडिकेट्स यू नेगेटिव सेंस, दैट्स व्हाई देयर इज नो सेंस टू यूज अनदर नेगेटिव वर्ड। वेट हियर अंटिल फादर कम्स, ठीक है ना, ये नहीं बोल सकते थे कि वेट हियर अंटिल फादर डज नॉट कम, तो वो गलत हो जाता अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल। ओके, वेट हियर अंटिल फादर कम्स। इन सेंटेंस के अंदर अनलेस तथा अंटिल के बाद यूज नॉट का यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट, सिंटैक्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स का प्रॉपर ऑर्डर क्या है? सिंटैक्स में नाउन्स के करेक्ट यूज के लिए निम्न रूल्स की हमें आवश्यकता है। क्या क्या है देख लीजिए। कुछ नाउन्स जैसे कि न्यूज है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, सिविक्स है, इनिंग्स है, पॉलिटिक्स है, इन सबके यूज में सिंगुलर नंबर में ही इनको यूज करते हैं, बजाय ये प्लूरल प्रतीत हो तो भी, ठीक है ना। तो द न्यूज एस लग रहा है तो हमें लग रहा है कि भाई बहुवचन होगा, लेकिन नहीं, सिंगुलर है। पॉलिटिक्स एस लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमें इंग्लिश में शुरुआत में ये बताया जाता है ना कि किसी भी नाउन के अंत में उसके अंदर एस लगा दो तो वो बहुवचन यानी कि प्लूरल बन जाता है। बॉय में लगाया बॉयज बन गया, गर्ल में लगाया गर्ल्स बन गया, बेंच में लगाया बेंचेस बना, सो मेनी, इस तरह से। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। These words they all stand for the singular verb only, not plural verb. The news और यहां पर ये
दोनों में देखिए इसका यूज हो रहा है और इसमें भी इसका यूज हो रहा है। नेक्स्ट वन, कुछ नाउन जैसे कि टंग्स, ट्राउजर, सीजर्स, थैंक्स, स्पेक्टिकल, ग्लासेस आदि का यूज सदैव हमेशा किसमें होगा? प्लूरल फॉर्म में। जैसे अभी हमने पहले भी बात करी थी, टोंग्स आर, जो औजार होते हैं ना, वेयर आर माई ट्राउजर्स, ट्राउजर ही यूज में आएगा, ट्राउजर्स ही यूज में आएगा, ट्राउजर नहीं आएगा। ही यूज टू वियर स्पेक्टिकल्स, वी आर यूजिंग दिस वर्ड स्पेक्टिकल्स फॉर आर, ये हमारे चश्मे के लिए, तो ये स्पेक्टिकल्स ही यूज होगा, स्पेक्टिकल नहीं होगा। इन सेंटेंस में प्लूरल वर्ब आर का यूज नहीं। टोंग्स में टोंग्स आर, इनका सिंगुलर नंबर नहीं होता है। वेयर आर माई ट्राउजर्स एंड वियर, ये टंग, ट्राउजर, सीजर्स, थैंक आदि का यूज इनकरेक्ट माना जाता है। जैसा भी मैंने आपको बताया, ये सब प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। टोंग इज यूज टू होल्ड, दिस वन शुड बी रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट, कुछ नाउन्स का यूज केवल सिंगुलर होता है, जैसे प्लूरल में नहीं होता। एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, पोइट्री है, सीनरी है। फर्नीचर इज ऑलवेज अ प्लूरल वर्ड। इंफॉर्मेशन, ही गिव मी एन एडवाइस, है ना, आपने एन तो लिखा। हर इंफॉर्मेशन अबाउट टेररिस्ट वॉज करेक्ट, तो यहां पर सिंगुलर। इन सेंटेंस में एन और वॉज का यूज सिंगुलर नाउन्स का यूज दर्शाता है। अब इसी तरह से इंफॉर्मेशन, एडवाइसेस, ये आपने एस लगा दिया, यहां आपने एस लगा दिया, यहां आपने एस लगा दिया, जिसे हम लोग ग्रामेटिकली इनकरेक्ट मानते हैं। नेक्स्ट, कुछ नाउन सदैव प्लूरल रहते हैं, इनका सिंगुलर नहीं माना जा सकता। आर्म्स और रिचेस, आर्म्स स्टैंड करता है भिक्षा, रिचेस अमीरी, देन आर्म्स आर गिवन टू द नीडी, रिचेस स्पेंड ऑन लग्जरी, तो ये माने जाएंगे प्लूरल, और उसी के हिसाब से हमने प्लूरल वर्ब यूज करी है। कुछ नाउन्स का यूज सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में होता है, जैसे मीन्स, मॉब, पेन्स, जैसे हिज मीन्स वर, और मीन्स इन टर्म्स ऑफ वेल्थ इज। इट डिपेंड्स ऑन द यूज, जिस तरह से आप यूज करते हैं, उसकी मीनिंग को क्लियर करना चाहते हैं, उसी तरह से उसका सिंगुलर और प्लूरल यूज बनेगा। नेक्स्ट, कुछ नाउन जो देखने में सिंगुलर प्रतीत होते हैं परंतु उनका यूज सदैव प्लूरल होता है, जैसे कैटल, पीपल, जेंट्री। अब कैटल पशुओं के ग्रुप को कहते हैं, पीपल हमारी जनता को, जेंट्री ग्रुप को, ये सब प्लूरल में यूज होंगे। तो कैटल के साथ हमेशा आर बहुवचन की वर्ब आएगी, पीपल आर बहुवचन ही आएगा, द जेंट्री आर या वर, है ना, वो प्लूरल में ही चलेंगे। एक्सेप्शन क्या है, यहां पर याद रखने वाली बात क्या है कि पीपल को पीपल्स की भांति भी यूज किया जा सकता है जब किसी एक कम्युनिटी, नेशन या सोसाइटी के लोगों के बारे में बात की जा रही है। द पीपल्स ऑफ इंडिया, यहां पर इस तरह से यूज किया जा सकता है। द पीपल्स ऑफ अमेरिका, द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान, द पीपल्स ऑफ इंडिया, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, और वहां पर भी प्लूरल ही यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, नाउन का यूज करते समय डबल पोसेशन का यूज नहीं करना चाहिए, यानी दो दो बार अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हुए डबल पोसेशन का यूज करने से बचना चाहिए। मोहन्स फादर्स कार इज एक्सपेंसिव, द कार ऑफ मोहन्स फादर इज एक्सपेंसिव, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू चेक इट आउट। ओके, यही हमें समझने की जरूरत है कि यहां पर जैसे एक बार पोसेशन का यूज किया, फिर एक बार ये पोसेशन का यूज किया, तो ये गलत है। दो दो बार अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाकर फिर यूज कर रहे हैं, गलत है। तो हमें इस सेंटेंस को इस तरह से बना देना चाहिए, द कार ऑफ मोहन, द कार ऑफ मोहन्स फादर। अब इसमें क्या रह गया, एक अपोस्ट्रोफी रह गया, यानी कि एक पोसेशन रह गया। किसी भी पेयर का यूज सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों तरह से हो सकता है। आई हैव अ पेयर ऑफ शूज, जब आप बात कर रहे हैं अ पेयर की। Some games are played in pairs of players, है ना, some games are played in pair of players, तो यहां पर games are played in pairs of players, प्लेयर्स के पेयर्स में यूज किए जाते हैं, और यहां पर इन्होंने वर्ड यूज कर रखा है प्लूरल, और यहां पर यूज कर रखा है पेयर सिंगल, यानी कि PAIR। लेकिन उसके पहले हमने क्या लिखा, एक जोड़ी मोजा, तो उसको बताने के लिए अ का यूज किया, दैट्स व्हाई ये हमारे को सिंगुलर फॉर्म बता रहा है।
मटीरियल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। गोल्ड कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा, लव नहीं बनेगा, और इंडिया यानी कि प्रॉपर नाउन, इनके प्लूरल्स नहीं बनते हैं और इसीलिए ये एज इट इज रहते हैं। अकॉर्डिंग टू ये सिंगुलर रहेगा, ये भी सिंगुलर रहेगा और ये भी सिंगुलर ही रहेंगे, ठीक है, इनमें बदलाव नहीं होगा, ये प्लूरल फॉर्मेशन नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का प्लूरल में यूज होने पर वे कॉमन नाउन्स कहलाते हैं। जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं तो वो कॉमन नाउन्स कहलाते हैं। योर काइंडनेस आर, ये काइंडनेस पूरा का पूरा क्या है आपका, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इस काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब हमने यूज किया तो ये किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में गिना जाएगा और इसीलिए यहां पर क्या यूज हो रहा है, आर। तो योर काइंडनेस आर टॉक्ड एवरीवेयर। सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउंस, अब प्रोनाउंस के सिंटैक्स कैसे बनते हैं। सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउंस में प्रोनाउंस के करेक्ट यूज को समझने के लिए रूल्स का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। जैसे एक समूह को बताने वाले कलेक्टिव नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला प्रोनाउन सिंगुलर नंबर के यूज किया जाता है। द टीम कलेक्टिव नाउन है, द जूरी कलेक्टिव नाउन है, तो इनके साथ आपको क्या यूज करना है, हैज, ठीक है ना। द जूरी हैज गिव इट्स इन अ वर्डिक्ट, जब जूरी पूरा का पूरा एक यूनिट के रूप में यूज किया जा रहा है तो यहां पर सिंगुलर, ठीक है ना। द टीम हैव वन इट्स इन अ फर्स्ट टूर्नामेंट, इन दोनों सेंटेंस में इट्स का यूज सिंगुलर को दर्शाने के लिए किया गया है, यहां पर ये रहा और यहां पर ये रहा। नेक्स्ट, एक समूह के विभिन्न मेंबर्स को इंडिविजुअल रूप से डिवाइड करते समय प्रयुक्त होने वाले कलेक्टिव नाउन के स्थान पर यूज किया गया प्रोनाउन प्लूरल नंबर में आता है, क्योंकि जब एक यूनिट के रूप में था तो सिंगुलर था, यूनिट के सदस्य बिखर गए तो फिर वो प्लूरल बन गए। द टीम वर डिवाइडेड इन देयर, ये प्लूरल फॉर्म बताते हुए। द कमेटी इशूड अ नोटिफिकेशन आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ देयर, तो ये दोनों ही शब्द दोनों सेंटेंस के अंदर इन नाउन्स के लिए क्या बता रहे हैं कि दे आर यूजिंग इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल। नेक्स्ट, प्रोनाउन के तीनों पर्सन सिंगुलर नंबर्स के एक साथ एक वाक्य में आने पर उनका क्रम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तथा फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन, फिर थर्ड और उसके बाद फर्स्ट। यू सेकंड पर्सन, थर्ड शी एंड आई ये फर्स्ट पर्सन। विल कंप्लीट द वर्क बिफोर द ड्यू डेट, ये ऑर्डर हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। कई बार हम लोग अपने हिसाब से कैसे भी ऑर्डर लगा के रख देते हैं और सोचते हैं कि सेंटेंस विल बी करेक्ट, बट इट इज नॉट, क्योंकि वी हैव टू फॉलो द प्रॉपर ऑर्डर एंड दैट प्रॉपर ऑर्डर विल बी गिवन यू इन सिंटैक्स, यानी कि यू सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। यदि पर्सन प्लूरल नंबर में हो तो प्रोनाउन का क्रम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हो जाता है। अब अगर प्लूरल में हो तो जैसे वी, यू एंड दे, जैसे वी ये भी प्लूरल हो गया और यू आप जानते ही प्लूरल के लिए भी स्टैंड करता है, एंड दे, तो यहां पर फिर आप प्लूरल यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यदि पर्सन सिंगुलर फॉर्म में हो तो किसी क्राइम, गिल्ट या मिस्टेक को स्वीकार करते हैं तो भी क्रम फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड पर्सन हो जाता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसी ऑर्डर में रहेंगे। अगर किसी क्राइम, गिल्ट या मिस्टेक को स्वीकार करते समय आई, यू एंड ही हैव ब्रोकन द ग्लास ऑफ द विंडो, ये तीनों ने एडमिट किया, इस बात को स्वीकार किया और इस बात के लिए इनके ऑर्डर ये रहेगा। रिलेटिव प्रोनाउन को, यानी कि जब रिलेशन बताते हुए प्रोनाउन की बात की जाती है तो उनके जो पूर्ववर्ती एंटीसीडेंट्स हैं उनके सम्मुख उन्हें रखा जाता है। द गर्ल इसके साथ ही रखा, हु टीचेस यू इंग्लिश इज माई सिस्टर, तो यहां पर हु को गर्ल के सम्मुख रखा गया है यहां पर पास में। नेक्स्ट, रूल नंबर 7 है एम्फेटिक प्रोनाउन को सदैव उसके पर्सनल प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन को उसके पर्सनल प्रोनाउन के साथ रखा जाता है। जैसे कि आई, ये हो गया, माई सेल्फ हैव डन माई होमवर्क, आई के साथ माई सेल्फ रखा, माई सेल्फ आई का एम्फेटिक प्रोनाउन है। रूल्स 8 नंबर में कि सच के पश्चात हु के स्थान पर एज का यूज किया जाता है। सच के पश्चात हु के स्थान पर एज का यूज किया जाता है। कीप सच बॉयज अवे फ्रॉम यू, ठीक है ना। अगर इस तरह से सच यूज किया है तो यहां पर फिर आपको क्या यूज करना है, एज बजाय
हु के, एज आर इंडल्ज्ड इन बैड एक्टिविटीज, ठीक है ना, तो यहां सच के साथ एज का यूज किया गया है। सेम के पश्चात भी हु के स्थान पर एज या दैट का यूज होता है। दे हैव द सेम बैग्स, सेम बैग्स के साथ फिर यहाँ पे आ गया एज, दैट वाज द सेम सीरियल, फिर यहाँ पे आ गया दैट। वी कैन यूज बोथ, एनीवन, कुछ भी यूज कर सकते हैं एज तथा दैट का। रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज पर्सन्स के लिए, विच का और नॉन लिविंग थिंग्स तथा सिलेक्शन के लिए, तथा दैट का यूज थिंग्स, पर्सन एंड एनिमल्स के लिए होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में हु का यूज पर्सन के लिए, विच का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और किसी चीज को सेलेक्ट करने के लिए, जबकि दैट का यूज जो होता है वो थिंग्स, पर्सन और एनिमल्स किसी के लिए भी हो सकता है। द बॉय, अब ये तो क्या है, ह्यूमन है, पर्सन है तो उनके लिए हु का यूज कर लिया। द पेन थिंग्स है, उसके लिए हमने विच का यूज कर लिया या दैट का भी यूज कर सकते थे। विच इज योर कैप्टन अमंग दीज प्लेयर्स, व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एनी सिलेक्शन और चॉइसेस देन यू विल यूज विच फॉर दिस पर्पस। तो यहां पर हमने विच को सिलेक्शन के लिए यूज कर लिया, चॉइसेस के लिए यूज कर लिया। नेक्स्ट, इन एग्जांपल्स में हु का यूज बाय और ये इसके लिए किया गया है जो मैंने आपको बताया। हु, हुम और हुज का यूज अलग अलग केसेस में किया जाता है, जैसे हुम, हु जो है वो नॉमिनेटिव, और हुम ऑब्जेक्टिव और हुज पॉसेसिव, यानी ये सब्जेक्टिव में, ये ऑब्जेक्टिव में और ये पॉसेसिव में। हु विल बी योर सोलमेट, ये सब्जेक्टिव केस में। द मैन हुम ऑब्जेक्टिव और हुज बुक्स पॉसेसिव केस, यानी संबंध जताते हुए, संबंध बताते हुए और उसके अंदर ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हुए और उसके अंदर सब्जेक्ट को। नेक्स्ट, प्रोनाउन नन का यूज सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों प्रकार से होता है। अब ये जो नन है, नन का यूज, कुड यू ब्रिंग मी सम बुक्स ऑफ विवेकानंद, देयर वर नन, ये प्लूरल में यूज करें इन द लाइब्रेरी, वहां पर बिल्कुल भी नहीं है, नन। एंड डू यू हैव अ पेन, देयर वाज नन इन माय बैग। व्हेन यू ट्राइंग टू सेंस समथिंग प्लूरल देन यूज प्लूरल वर्ब, और अगर आप उसे सिंगुलर में इंडिकेट करना चाह रहे हैं तो वहां पर सिंगुलर। बोथ आर इजीली यूजेबल। 13, जब तक किसी जेंडर डिफाइन ना हो तब तक मैस्कुलाइन जेंडर का यूज किया जाएगा। किसका? मैस्कुलाइन का। एनीवन इन द रूम कैन ब्रिंग हिज। अब यहां पर एनीवन के केस में हमारे पास जेंडर का पता नहीं था, किसी डिस्क्रिमिनेशन को हमने किया ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चल पाया, तो उस कंडीशन में हम लोग मैस्कुलाइन पे ही जाएंगे। एवरीबॉडी हैज हिज, और यहां पर हमने हिज का यूज कर लिया। इन सेंटेंस में हिज का यूज मैस्कुलाइन जेंडर को बता रहा है। कंजंक्शन एंड से जुड़ने वाले दो सिंगुलर नाउन्स जब अलग अलग नाउन्स को इंडिकेट करते हैं तो उनके लिए प्लूरल नाउन का यूज होता है। राम एंड श्याम हैव रिटन देयर नोट्स। तो कंजंक्शन में जब एंड के साथ हमने दो सिंगुलर नाउन को, अलग अलग नाउन्स को, है ना, दो नाउन्स जो सिंगुलर थे लेकिन अलग अलग नाउन्स को इंडिकेट करते हैं वो दोनों के दोनों, तो उस कंडीशन में प्लूरल का यूज करते हैं। और कंजंक्शन एंड से जुड़ने वाले दो सिंगुलर नाउन्स अगर एक ही पर्सनल थिंग को बताते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो वहां पर हम लोग सिंगुलर का यूज करते हैं। द मैनेजर एंड सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिस्टेक्स। ठीक है ना, यहाँ पर मैनेजर और सेक्रेटरी दोनों एक ही पर्सन के रूप में यूज किए गए हैं, जहाँ की सिंबल्स, इसीलिए इन पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव के लिए समझने के लिए क्या है, हमारे पास ये रूल्स हैं कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये पहले से जानते हैं कि हमारे पास डिग्रीज के 3 लेवल होते हैं। रूल 1 है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज किसी नाउन या प्रोनाउन की जेंडर क्वालिटी को बताने में किया जाता है। आई एम अ गुड बॉय, तो यहाँ पर ये क्वालिटी हो गई। सपना इज अ ब्यूटीफुल, तो ये एडजेक्टिव हो गया। इन दोनों के अंदर ये पॉजिटिव डिग्री की फॉर्म में। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव का यूज दो नाउन्स की तुलना में किया जाता है, इसके साथ देन या टू का यूज होता है। अंजू इज वाइजर देन संजू, तो ये पे कंपैरिजन के साथ फिर देन का यूज करते हुए बता दिया। और ही इज सुपीरियर टू, अब जैसा कि हमने पढ़ा था सुपीरियर जूनियर, इनके अंदर टू का यूज होता है। माई मेजर, माइनर, इनर, आउटर, एक्सटीरियर और यूल्टीरियर का यूज पॉजिटिव डिग्री में ही होता है, इसके साथ देन या टू का यूज कभी भी नहीं होता। द इनर वॉल ऑफ द रूम इज गेटिंग ruined। अब इनर है,
माइनर है, आउटर है, एक्सटीरियर है, अल्टीरियर है, इन सब का यूज केवल पॉजिटिव फॉर्म में ही होगा। आप इनको ER लगा हुआ है तो इससे ये अंदाजा ना लगाएं कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। गॉट इट। इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट का यूज सुपरलेटिव डिग्री में होता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है क्योंकि इनके साथ मोस्ट लगकर आ रहा है। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज 2 से अधिक नाउन्स की तुलना में होता है तथा इसके पहले द का यूज किया जाता है। आशीष इज द फनीएस्ट, तो सुपरलेटिव में द डिग्री का यूज, सॉरी द आर्टिकल का यूज होता है। कुछ वर्ड जैसे यूनिक, आइडियल, राउंड, सर्कुलर, परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिवर्सल, एंटायर, एक्सट्रीम, चीफ, फुल और इनका डिग्री का कंपैरिजन नहीं होता है, तो इसीलिए इनके अंदर हम लोग कैसे यूज करेंगे, क्योंकि ये मीनिंग के अनुसार सुपरलेटिव डिग्री को शो करते हैं। ही इज एन आइडियल पॉलिटिशियन, शी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन। यहाँ आइडियल और परफेक्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री में है, लेकिन बिना उस द के और बिना उसके मोस्ट और उन दूसरी चीजों के। डबल कंपैरेटिव तथा डबल सुपरलेटिव का यूज इनकरेक्ट होता है, जैसे ही इज द वेरी मोस्ट हैंडसम, द भी लगा दिया, वेरी भी लगा दिया, मोस्ट और हैंडसम एक्टर इन द बॉलीवुड, ये गलत है। ही इज द मोस्ट हैंडसम, ये सही है, ठीक है ना। शी इज मोर वाइजर, अब मोर भी लगा दिया और वाइजर भी यूज कर दिया, जबकि आएगा तो एक ही, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में शी इज वाइजर देन हर सिस्टर, दैट विल बी आंसर राइट। नेक्स्ट, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट का यूज फैमिली मेंबर्स के अतिरिक्त पर्सन्स के लिए, जबकि एल्डर और एल्डेस्ट का यूज है ना फैमिली मेंबर्स के लिए। शी इज माई एल्डर सिस्टर एंड शी इज ओल्डर देन एनी वुमन इन द। ओल्डर और ओल्डेस्ट, एल्डर और एल्डेस्ट बोथ आर। ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज करेंगे हम लोग बाहर की चीजों के लिए, ठीक है ना। और एल्डर, सॉरी हाँ, एल्डर और एल्डेस्ट का यूज करते हैं हम लोग फैमिली मेंबर के लिए, जैसे शी इज माई एल्डर सिस्टर, परिवार की बात हो रही है। शी इज ओल्डर, परिवार की बात हो रही है। ओल्डेस्ट बिल्डिंग की बात हो रही है, ओल्डेस्ट चर्च की बात हो रही है, तो वो घर से बाहर की बात। तो एल्डर का यूज परिवार के लिए और ओल्ड का यूज किसके लिए, बाहर की चीजों के लिए। ये एल्डर सिस्टर एंड शी इज ओल्डर देन एनी वुमन इन द कॉलोनी। अब घर से बाहर जब बाकियों से तुलना करनी पड़े तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे ओल्डर। अब घर के बाहर जैसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग या कुछ बताना हो तो वहां पर इसका यूज, आई एम द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ माय फैमिली, ठीक है ना, तो यहां पर ये। नेक्स्ट का यूज पोजीशन के लिए, परंतु नियरेस्ट का यूज डिस्टेंस के लिए होता है। अब नेक्स्ट जो है वो किसके लिए यूज होता है, पोजीशन के लिए, लेकिन नियरेस्ट जो होता है वो डिस्टेंस के लिए होता है। शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू माई अंकल, तो ये पोजीशन बताने के लिए होगा कि कहां बैठी हुई है, अंकल के पास। आगरा इज द नियरेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और ये किसी डिस्टेंस को बताने के लिए होता है टू दिल्ली। अब ये अगर नहीं लगाते तो सेंटेंस फिर कंप्लीट नहीं होता कि आगरा इज द नियरेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, किसके, दैट विल बी नीडेड, उसको बताने की जरूरत है, इसीलिए ये कंप्लीट बनता है। अगर ये नहीं लिखते तो ये कंप्लीट नहीं होता। सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के 2 टाइप होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है कि वो ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, जिनके किसी सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जा सकता है और इसमें एक जनरल थिंग या नाउन के विषय में बात होती है। आई फ्लाई अ काइट एवरी डे, देयर वॉज एन एलिफेंट इन द जंगल, ठीक है। तो जब भी कोई नाउन सिंगुलर है और इनडेफिनेट है, यानी कि जिसकी पहचान सर्टेन नहीं है, अनिश्चित है, तो उन केस के अंदर हम लोग किसका यूज करेंगे, ए और एन का अकॉर्डिंग टू पोजीशन। यानी कि अगर किसी भी नाउन की स्टार्टिंग लेटर वॉवल साउंड में है और वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, देन वी यूज एन आर्टिकल। जैसे यहाँ पर ये ई वॉवल है और वॉवल साउंड भी दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर एन का यूज करा है, और यहाँ पर कम क्या है, कॉन्सोनेंट्स, इसीलिए यहाँ पर ए का यूज किया गया। ए और एन का यूज क्या है, ए का यूज है ना उन नाउन्स के पहले करते हैं जिनकी गिनती की जा सकती है तथा जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की आवाज में होता है। ए का यूज कॉमन नाउन्स के सिंगुलर नंबर्स के साथ है, जैसे अ बॉय, चेयर, बुक। और कुछ वाउल्स ऐसे होते हैं जो बोलने में कॉन्सोनेंट की ध्वनि देते हैं, लेकिन उनके साथ भी हम ए का यूज करते हैं। जैसे ये वाउल है लेकिन इनका साउंड वाउल नहीं है, कॉन्सोनेंट में आ रहा है। यूनिवर्सिटी य से आ रहा है, यूरोपियन है ना य से आ रहा है, इसीलिए हम लोग इनको क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट में काउंट करते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।